3 साल पहले मेरी पत्नी ने मेरी जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने मुझे खाली आंखों से देखा और कुछ ऐसे शब्द फुसफुसाए जो तब से मुझे परेशान कर रहे हैं। काश मैं इस जिंदगी में तुमसे कभी ना मिली होती। उसके जनाजे पर मैं पहले से ही गम में डूब रहा था, लेकिन उसके पिता ने मुझ पर कोई तरस नहीं दिखाया। उन्होंने नफरत से मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, मुझे सोफिया की शादी शुरू से ही आयसन से करा देनी चाहिए थी। उसकी शादी तुमसे कराना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने 3 अलग अलग मौकों पर तुम्हारी जान बचाई। जिसे मरना चाहिए था वो तुम थे, वो नहीं। उन शब्दों ने मेरे बचे खुचे वजूद को भी तोड़कर रख दिया। 3 साल बाद आखिरकार मैंने एक टाइम मशीन तैयार कर ली। जिस पल यह चालू हुई मैंने खुद से सिर्फ एक वादा किया, इस बार मैं सोफिया की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा और सबको आजाद कर दूंगा। एक अंधी कर देने वाली रोशनी ने मुझे निगल लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मुझे सोफिया की ठंडी आवाज सुनाई दी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपनी जान की धमकी दी और तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। भले ही हम शादी कर लें, पर ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी खुश रह पाएंगे? मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले दिन वापस लौट आया था। उसे देखते हुए मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुम जिससे सच में प्यार करती हो वो आइसन है? क्या ऐसा नहीं है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हें क्या हो गया है? हम मैरिज ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, पेपर्स पर साइन करो और बाहर इंतजार करो। मेरी पिछली जिंदगी और इस जिंदगी दोनों में मैंने सालों तक सोफिया से प्यार किया था। उसने मेरी जान बचाने के लिए 2 बार अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, इसलिए मैंने खुद को समझा लिया था कि वो भी मुझसे प्यार करती होगी। लेकिन उसके पहले प्यार की मौत के बाद मुझे आखिरकार सच समझ आ गया। उसका दिल हमेशा आइसन का ही था। टाइम मशीन एक्टिवेट करने से पहले एक मिस्ट्री मैन ने मुझे एक आखिरी शर्त दी थी, तुम सोफिया के साथ अपना कार्मिक बॉन्ड तभी तोड़ पाओगे जब तुम उसकी 3 सबसे बड़ी विश पूरी कर दोगे। बिना किसी झिके मैंने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठा लिया। उसके नाम के बगल में अपना नाम लिखने के बजाय मैंने आइसन का नाम लिख दिया। मुझे आज भी उसकी डायरी में लिखी हर विश याद थी। काश मैंने हासन से कभी शादी न की होती। काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानने के बजाय उनसे लड़ाई की होती। काश मैं आइसन को बचा पाती। जिस पल मैंने आइसन के नाम से साइन किया मैंने उसकी पहली विश पूरी कर दी। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स हाथ में लेकर मैं बाहर आया। सोफिया ने अनजाने में उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे धीरे से रोक दिया। कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। वो बस ठंडी हंसी हंसी और दूर चली गई। पास ही एक नवविवाहित जोड़ा एक्साइटमेंट में बात कर रहा था। आज रात एक मेटियोर शावर होने वाला है जो 100 साल में सिर्फ एक बार होता है। कहते हैं कि जो कपल्स इसे एक साथ देखते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। उनकी बातों ने मुझे तुरंत एक पुरानी याद में ला खड़ा किया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सोफिया से मिन्नतें की थीं कि वो मेरे साथ मेटियोर शावर देखे, लेकिन उसने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ टूटते तारे देखने से एक नकली शादी हमेशा के लिए टिक जाएगी? सपने देखते रहो। इस बार मुझे एक और रिजेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन मेरे सरप्राइज के लिए सोफिया ने अचानक मुझे देखा और पूछा, क्या तुम मेटियोर शावर देखना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझना और हनीमून के बारे में तो सोचना भी मत। कंपनी में बहुत काम है और मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मैंने उसे हैरानी से देखा। उसने अपनी बाहें फोल्ड की और अधीर होकर कहा, तो क्या हम आज रात जा रहे हैं या नहीं? मुझसे ये पूछने के बाद कि क्या हम एक साथ मेटियोर शावर देखना चाहते हैं, उसका फोन अचानक बज उठा। जिस पल उसने जवाब दिया उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। आइसन के हाथ में चोट लग गई थी। मैं उसे देखने जा रही हूँ, तुम अकेले घर जा सकते हो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वो अपनी कार में बैठी और चली गई। जब मैं घर लौटा तो सोफिया के पेरेंट्स ने हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन का जश्न मनाने के लिए खाने से भरी टेबल तैयार कर रखी थी। जिस पल आंटी लिंडा ने मुझे देखा उन्होंने मुस्कान के साथ मेरा हाथ थाम लिया। जेसन, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, सोफिया कहाँ है? मैंने शांति से जवाब दिया, आंटी लिंडा, हमने अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एब्रॉड स्टडीज के लिए मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और मैं कुछ ही दिनों में देश छोड़ दूंगा। दोनों झटके में जम गए। क्या तुम लोगों ने शादी नहीं की? क्या सोफिया ने तुम्हें फिर से परेशान किया? वो सिर्फ बाहर से ठंडी बनती है, अंदर से वो सच में तुम्हारी केयर करती है। वो बस जिद्दी हो रही है। एक बार तुम लोगों की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। देर सबेर उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्लीज आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए। चाहे मैं इसे नकारने की कितनी भी कोशिश करूं, जबरदस्ती बनाया गया रिश्ता कभी खुशी नहीं ला सका। सच तो यह है कि सोफिया ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। भले ही मैं आपका दामाद न बन पाऊं, लेकिन मैं आप दोनों को अपने पेरेंट्स की तरह ही मानता रहूंगा और जब भी जरूरत होगी आपकी देखभाल करूंगा। ये सुनते ही उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आखिरकार उन्होंने चुपचाप मेरे फैसले को स्वीकार कर लिया। उस रात मैं अकेले ऑब्जर्वेटरी गया। मेरे अंदर गहराई में एक छोटा सा हिस्सा अब भी उम्मीद कर रहा था कि शायद वो आ जाए। ऐसा लगा जैसे एक जमाना बीत गया हो। जिसके बाद सोफिया आखिरकार आई। मुझे देखते ही वो भड़क उठी। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें घर नहीं ले गई और आइसन को देखने चली गई, तुम भागकर मेरे पेरेंट्स के पास गए और शिकायत कर दी। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने आइसन को फोन करके डांटा? वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि सड़क पार करते वक्त उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। उसका बहुत खून बह चुका है और शायद वो बच ना पाए। क्या तुम अब खुश हो? बहस करने के बजाय
मैंने शांति बनाए रखी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसकी तीसरी विश पूरी करने का रास्ता ढूंढ रहा था। अब किस्मत ने वो मौका ठीक मेरे सामने ला दिया था। मैंने उसे देखा और धीरे से पूछा, तुम यहाँ इसलिए आई हो ना क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं आइसन के लिए ब्लड डोनेट करूं? उसने बिना एक शब्द बोले अपना सिर झुका लिया। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे मैंने 400 मिलीलीटर ब्लड डोनेट किया। बदकिस्मती से ये काफी नहीं था। डॉक्टर ने समझाया कि दूसरे ब्लड बैंक से ब्लड आने में कम से कम 10 मिनट और लगेंगे और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आइसन तब तक बच पाएगा या नहीं। मैंने सोफिया पर एक नजर डाली। उसकी आंखें आइसन के पीले पड़े चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी थीं और जिस डर को वो छिपाने की कोशिश कर रही थी वो उसके पूरे चेहरे पर दिख रहा था। जब नर्स ने मेरे हाथ से सुई निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे धीरे से रोक दिया। प्लीज 400 मिलीलीटर और ले लीजिए। नर्स ने मुझे अविश्वास से देखा। सर, ये इम्पॉसिबल है। 400 मिलीलीटर ही मैक्सिमम सेफ लिमिट है। मैंने एक हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। मैं कुछ दिन रेस्ट करके रिकवर हो जाऊंगा। इस वक्त उसकी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्स की आंखें नम हो गईं। आप बहुत ही कमाल के इंसान हैं। जब पेशेंट होश में आएगा तो वो डेफिनेटली आपको थैंक्स कहना चाहेगा। मैंने सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना फैसला है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इतना सारा ब्लड डोनेट करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके नतीजे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरे थे। मेरी आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया और मैं फर्श पर गिर पड़ा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। सोफिया मेरे पास बैठी थी। आखिरकार तुम जाग गए। आइसन भी होश में आ गया है। अगर तुमने कल रात अपना ब्लड डोनेट न किया होता तो शायद वो बच नहीं पाता। मैं धीरे से उसकी तरफ घुमा, ये देखते हुए कि मैं कितना पीला पड़ गया था। वो बोलने से पहले एक पल के लिए शांत रही। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ मेटियोर शावर देखने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। मुझे याद है तुम डॉली जाना चाहते थे। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगी। मैंने शांति से सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। सोफिया सिर्फ वो चुका रही थी जो उस पर बकाया था। उसने मुझे कंफ्यूजन से देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसी पल उसकी सेक्रेटरी दौड़ती हुई अंदर आई। प्रेसिडेंट सोफिया, आइसन होश में आ गया है। जिस पल उसने ये शब्द सुने उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। वो तुरंत जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैंने उसे धीमी आवाज में पुकारा, सोफिया। वो रुक गई। मुझे माफ कर देना और आज से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों और शांति से भरी रहे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी हर विश पूरी हो। उसने मुझे पूरी तरह उलझन में देखा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम अलविदा कह रहे हो? पहले मैं जाकर देखती हूँ कि आइसन कैसा है, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे वापस आने तक यहीं रुको, ठीक है? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वो जल्दबाजी में चली गई। जिस सेकंड वो गायब हुई मैंने अपने हाथ से ड्रिप की सुई निकाली और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। जब सोफिया आइसन के कमरे से वापस आई तो उसके हाथ में एक थर्मस था जिसमें मेरे लिए न्यूट्रिशियस सूप था, लेकिन हॉस्पिटल का कमरा पूरी तरह से खाली था। हासन, कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। उसने मुझे कॉल करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। इससे पहले कि वो डायल कर पाती उसकी सेक्रेटरी पूरी तरह से हाँफती हुई वापस भागी। प्रेसिडेंट सोफिया, बहुत भयानक बात हो गई है। लगभग 10 मिनट पहले मिस्टर हासन का कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। थर्मस सोफिया के हाथों से छूट गया और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गर्म सूप गलियारे में फैल गया जबकि उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। क्या? तुमने अभी क्या कहा? उसने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया और कमरे से बाहर भागी, लेकिन अचानक उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसकी असिस्टेंट ने बमुश्किल उसे संभाला। वो कहाँ है? मुझे अभी उनके पास ले चलो। वे उसे जल्दबाजी में हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड की तरफ ले गए। सोफिया ने दरवाजा झटके से खोला। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, एक नर्स ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। उसने बिना झिझके उसे धक्का दे दिया। उसका कांपता हुआ हाथ धीरे से बॉडी को ढकने वाली सफेद चादर की तरफ बढ़ा। जिस पल उसने चादर हटाई उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, यह हासन नहीं है। नर्स जल्दी से अंदर आई और माफी मांगने लगी। सो मच सॉरी मिस सोफिया, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। इस जेंटलमैन का नाम और सरनेम भी वही है। वो भी आज यहाँ ब्लड डोनेट करने आए थे। आइसन के एक्सीडेंट की खबर पूरे शहर में फैल गई थी और बहुत से वॉलंटियर्स ब्लड डोनेट करने हॉस्पिटल पहुंचे थे। दो लोगों का नाम एक जैसा होना कोई नामुमकिन बात नहीं थी। एक्सप्लेनेशन सुनकर सोफिया वहां चुपचाप खड़ी रही। उसके कांपते हाथों ने अजनबी के चेहरे को दोबारा धीरे से सफेद चादर से ढक दिया। एक लंबे सन्नाटे के बाद उसने कहा, आई एम सो सॉरी। मैं अपनी इमोशंस में बह गई थी। मैंने फालतू में आप सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कमरे के बाहर उसकी असिस्टेंट ने घबराते हुए अपनी पेशानी से पसीना पोंछा। सॉरी प्रेसिडेंट सोफिया, मैं पैनिक हो गई थी और बिना ठीक से चेक किए आपको इन्फॉर्म कर दिया। सोफिया ने एक गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, अगली बार जरा ध्यान रखना। उसने चुपचाप अपनी हथेलियों से ठंडा पसीना पोंछा। भगवान का शुक्र है, सब एक गलत फहमी थी। असिस्टेंट ने जल्दी से आगे कहा, मैंने अभी कंफर्म किया है, मिस्टर हासन पहले ही घर जा चुके हैं। सोफिया ने धीरे से सिर हिलाया और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना घर चली गई। जिस पल उसने मेन डोर पार किया उसने अपने पेरेंट्स के चेहरों पर चिंता के एक्सप्रेशंस देखे। उसका दिल बैठ गया। आंटी लिंडा आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ भागी। हमें नहीं पता हासन को क्या हुआ है। जैसे ही वो घर आया वो अपने बेड पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
वो अभी तक नहीं जागा है, हमने सब कोशिश कर ली लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये बातें सुनकर सोफिया के कानों में सन्नाटा छा गया। उसका पहला ख्याल यही आया कि हासन बहुत ज्यादा ब्लड डोनेट करने की वजह से कोमा में चला गया था। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि समझाना मुश्किल था, इसलिए वो सीधे मेरे कमरे की तरफ भागी। बेड के पास खड़े होकर उसने मेरे पीले पड़े चेहरे को देखा और पहली बार एक सच्चा डर उसके दिल में भर गया। उसे अचानक वो सब याद आया जो मैंने बेहोश होने से पहले उससे कहा था। हर शब्द एक आखिरी अलविदा जैसा लग रहा था, जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। उसका दिल पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। सच तो ये था कि उसने कभी हासन से नफरत नहीं की थी। जिससे वो नफरत करती थी वो थी जबरदस्ती की शादी और वो फ्यूचर जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए चुना था। लेकिन अब उसे आखिरकार एहसास हो रहा था कि वो उसे इस तरह दुख देना जारी नहीं रख सकती। मेरे बेजान चेहरे को देखते हुए उसने चुपचाप एक डिसीजन लिया। जब वो जागेगा तो मैं खुद उससे माफी मांगूंगी। जब वो वापस बाहर आई, आंटी लिंडा पहले ही अपने आंसू पहुंच चुकी थी। अंकल डेविड ने उसे गंभीरता से देखा। मैंने सुना है कि आइसन का कार एक्सीडेंट हो गया, आखिरकार हुआ क्या था? सोफिया का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा पड़ गया। जेसन ने आप दोनों से शिकायत की। आपने आइसन को फोन करके डांटा। इसी वजह से सड़क पार करते वक्त उसका ध्यान भटक गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। आंटी लिंडा ने एक ठंडी हंसी हंसी। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़का उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। वो हमारी बेटी को आइसन से अलग करना चाहता था। किस्मत से मैंने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले की। आइसन की घमंडी आवाज कमरे में गूंज उठी। क्या आपको सच में लगता है कि सोफिया शादी के बाद हासन से प्यार करने लगेगी? मुझे बस एक छोटा सा झूठ बोलना होता है और वो बेवकूफों की तरह मेरी तरफ भागी चली आती है। वो मेरी हर बात पर यकीन कर लेती है। उसका दिल सिर्फ मेरा है। फिर आंटी लिंडा की गुस्से भरी आवाज कॉल के दूसरी तरफ से आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें जरा भी जमीर नहीं है? आइसन बस हंस दिया और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। सोफिया वहां पूरी तरह से जमकर खड़ी रह गई। सच वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो मानती आई थी। आंटी लिंडा ने धीरे से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता कि आइसन ने तुम पर क्या जादू टोना किया है, लेकिन वो इंसान बेहद मैनिपुलेटिव है। तुम्हारे सामने वो एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वो बिल्कुल अलग इंसान है। जो तुमने अभी सुना वही असली आइसन है। दूसरी तरफ हासन एक सच्चा और नोबल इंसान है। सब कुछ जानते हुए भी उसने कभी आइसन के बारे में बुरा भला नहीं कहा। तुम दोनों के इतना सब कुछ कराने के बाद भी उसने कभी शिकायत नहीं की और न ही तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। इसके बजाय उसने हर कदम पर चुपचाप तुम्हारी हिफाजत की। आंटी लिंडा की आंखें आंसुओं से भर गईं। ये सच में दिल तोड़ने वाला है कि तुम और हासन कभी पति पत्नी नहीं बन सकते। एक छोटे से पॉज के बाद उन्होंने धीरे से आगे कहा, लेकिन हासन जल्द ही एब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहा है। हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। हर एक शब्द के साथ जो वो सुन रही थी, सोफिया का चेहरा और पीला पड़ता जा रहा था। तभी एक सेंटेंस ने उसका ध्यान खींचा। एब्रॉड स्टडीज? उसने घबराहट में पूछा। आपका क्या मतलब है? आंटी लिंडा ने उसे हैरानी से देखा। क्या तुम्हें नहीं पता था? वो पढ़ाई के लिए देश छोड़कर जा रहा है। उसने कहा कि वो अब तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए शादी कैंसिल कर दी गई। सोफिया की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। ये इम्पॉसिबल है। हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही मिल चुका है। अचानक उसे बीते हुए कल की मेरी बातें याद आईं। कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। उसने तुरंत अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला और उसे खोला। जहां मेरा नाम होना चाहिए था वहां साफ साफ आइसन लिखा था। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? उसकी आंखों से आंसू निकलकर सर्टिफिकेट पर गिर पड़े, जिससे लाल रंग की ताजी ऑफिशियल सील धुंधली हो गई। गुस्से, पछतावे और दर्द से भरकर उसने सर्टिफिकेट को डस्टबिन में फेंक दिया और सीधे मेरे कमरे की तरफ भागी। वो मेरे बेड के पास घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और फूट फूट कर रोने लगी। मैं इन सारे सालों में एक झूठ में जी रही थी। मुझे आखिरकार सच समझ आ गया है। तुम अकेले थे जिसने सच में मेरी परवाह की। अब मुझे आखिरकार अपने दिल की बात समझ आ गई है। वो इंसान जिसे मैंने शुरू से प्यार किया है वो हमेशा तुम ही थे। उसने मेरे हाथ के पास अपना चेहरा छिपा लिया और अपने टूटे हुए इमोशंस को संभालने की कोशिश करते हुए रोती रही। काफी देर बाद वो धीरे से उठी। उसकी आंखें रोने से लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज में मजबूती थी। जेसन, जब तुम जागोगे तो मैं तुमसे सब कुछ कबूल कर दूंगी। अब से मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। इस बीच हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था। मैं घर जाना चाहता था। जिस पल मैं अपने कमरे में पहुंचा, मेरे शरीर की बची कुची ताकत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैं एक गहरी नींद में सो गया। मैं पहले से ही जानता था कि टाइम मशीन अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अनजाने में ही दीवार के सहारे टिक गया, क्योंकि मेरे सिर के दोनों तरफ तेज दर्द हो रहा था। अचानक पुरानी यादों का एक तूफान मेरे दिमाग में उमड़ पड़ा। 10 साल पहले भी मैं पूरे एक दिन और एक रात के लिए बेहोश रहा था। जब मैं आखिरकार जागा तो सोफिया का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुका था। उसने मुझसे सच्चे दिल से कबूल किया कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन भले ही मैंने उससे सालों तक प्यार किया था, उस वक्त तक मेरा दिल पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। मैंने बिना किसी झिझके उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और अकेले ही एब्रॉड स्टडीज के लिए चला गया।
अगले 10 सालों तक मैंने खुद को पूरी तरह से अपनी एजुकेशन और करियर के लिए समर्पित कर दिया। जिंदगी शांत और सक्सेसफुल हो गई। विदेशों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं देश की एक टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। रही बात सोफिया की, तो मैरिज सर्टिफिकेट के पीछे का सच जानने के अगले ही दिन वो सीधे सिविल अफेयर्स ऑफिस गई और डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। मैं उसके इस फैसले से सच में हैरान था, लेकिन कम से कम एक बात साफ थी, इस बार हम दोनों ने आखिरकार अलग अलग रास्ते चुन लिए थे। अगले 10 सालों तक सोफिया के फैसलों ने मेरी जिंदगी को कभी प्रभावित नहीं किया और पहली बार मैं आखिरकार चैन की सांस ले पाया। पहले के उलट उसने कभी मुझसे बहस नहीं की और न ही कोई फालतू का कन्फ्लिक्ट खड़ा किया। मेरी पिछली जिंदगी में लगातार खाना छोड़ने की वजह से मुझे पेट की गंभीर बीमारी हो गई थी। इस बार मैंने उस सब से खुद को बचा लिया। सोफिया भी बदल चुकी थी। अब वो जिद्दी या इम्पल्सिव नहीं रही थी। इसके बजाय वो शांत, म्योर और काइंड बन गई थी। फिर भी वो उन 10 सालों के दौरान चुपचाप मेरे साथ बनी रही। जब मैं अपने दिमाग में यादों के तूफान को समेटने की कोशिश कर रहा था, मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। प्रोफेसर हासन, आपका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है, क्या मैं इसे आपके लिए रिसीव कर लूँ? मेरे एक स्टूडेंट ने फ़ोन मुझे सौंपते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा थैंक्स। वो फ़ोन आंटी लिंडा का था। हासन, आज सोफिया का 30वां बर्थडे है, घर आओ और हमारे साथ डिनर करो। जिस पल मैंने 30वां बर्थडे शब्द सुने, मेरा दिल बैठ गया। लेकिन फिर मुझे एक बात का एहसास हुआ। इस बार मैं उस बुरे सपने से सफलतापूर्वक बच निकला था जिसने कभी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। राहत की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। बिल्कुल आंटी लिंडा, मैं जल्द ही वहां पहुंचता हूँ। जब तक मैं पहुंचा, पूरे लियो परिवार ने एक वंडरफुल डिनर तैयार कर रखा था। हमेशा की तरह आंटी लिंडा ने एक गर्मजोशी भरे हक के साथ मेरा वेलकम किया। हासन, वेलकम होम। उस जाने पहचाने सीन को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस बार सोफिया के पेरेंट्स जिंदा थे। वो मुझसे नफरत नहीं करते थे। सब कुछ वैसा ही हो गया था जैसा होना चाहिए था। मेरी लाल आंखों को देखकर आंटी लिंडा हंस पड़ी। खुद को देखो, तुम बस थोड़े समय के लिए बाहर क्या गए, अभी से इमोशनल हो रहे हो। सब लोग हंस पड़े और वो भारी बोझ जो मैंने सालों से उठा रखा था, आखिरकार गायब हो गया। जब मैं उनसे कैजुअल बातचीत कर रहा था, तो मुझे आखिरकार आइसन के एक्सीडेंट के पीछे का सच पता चला। वो कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड साजिश थी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान आइसन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो हैरिसन फैमिली की एक अमीर औरत थी। आइसन के रिलेशनशिप खत्म करने के बाद उसने दूर जाने से पहले पब्लिकली उसकी बेइज्जती की थी। इस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने बदला लेने के लिए उस क्रैश को अंजाम दिया था। आंटी लिंडा ने आह भरी। देर सबेर लोगों को अपने की सजा भुगतनी ही पड़ती है। वो उस दिन बच तो गया, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मैंने सुना है कि हाल ही में उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है। अब जब भी लोग उसे पहचानते हैं, वे उस पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। आखिरकार कर्म ने उसे ढूंढ ही लिया था। मैं इससे असहमत नहीं हो सकता था। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। मैं आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। बाहर सोफिया खड़ी थी। वो धीरे से मुस्कुराई। बहुत समय हो गया हसन। जिस पल मैंने उसका चेहरा देखा, एक और याद ताज़ा हो गई। एक हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया था कि हमारे डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर को एक प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए चुना जाएगा। डिपार्टमेंट के सबसे यंग और प्रॉमिसिंग प्रोफेसर के तौर पर नेचुरल है कि मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले हायरिंग पॉलिसी में अचानक हुए बदलाव की वजह से लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया। उस वक्त मैंने सोफिया से कैजुअली अपने डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे इतनी सीरियसली ले लेगी। जब फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई, तो मेरा नाम रहस्यमयी तरीके से उसमें वापस आ गया था। कुछ दिनों बाद मैं सोफिया से एक कैफे में मिला और उससे सीधे पूछा, क्या ये तुम्हारा काम था? उस लिस्ट में मेरा नाम वापस लाने के लिए तुमने क्या सैक्रिफाइस किया? उसने ऐसे जवाब दिया जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। मैंने बस कंपनी के कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसके हकदार हो। मैं फ्रस्ट्रेशन के मारे लगभग हंस ही पड़ा था। तुम इसे बड़ी बात नहीं कहती हो? ऐसा डिसीजन लेने से पहले क्या तुमने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली थी? सोफिया ने बिना किसी झिझक के मेरी तरफ देखा। इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है तुम्हें खुश देखना। इसके अलावा तुम मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। मैंने चुपचाप उसे देखा। मेरी नजर महसूस करके उसके कानों के किनारे हल्के से लाल हो गए। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। 2 दिन पहले मैंने नोटिस किया था कि तुम्हें रेसिंग कार्स की एक फोटो पसंद आई थी, इसलिए मैंने आज रात के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सोफिया, मैंने उसे धीरे से रोका। जिस पल उसने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे, वो नर्वस हो गई। क्या तुम्हें अब रेसिंग कार्स पसंद नहीं है? आई एम सॉरी, मैं सब कुछ बदल दूंगी। तुम क्या देखना पसंद करोगे, नॉर्दर्न लाइट्स या फिर समंदर? वो बहुत केयरफुल और मुझे खुश करने के लिए बेताब दिख रही थी। इसने मुझे उस तरीके की याद दिला दी जिस तरह मैं सालों पहले उसके साथ बिहेव किया करता था। मैंने धीरे से एक गहरी सांस ली। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम कभी लवर्स नहीं बन सकते, ना अभी और ना ही फ्यूचर में। मेरे शब्दों ने उस पर चाकू की तरह वार किया। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। लेकिन जब वो आखिरकार बोली, तो उसकी आवाज में पछतावे के साथ साथ जिद भी थी। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे,
मैं जानती हूँ कि गलती मुझसे ही हुई थी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि जो मुझसे इतना बेइंतहा प्यार करता था, वो अचानक प्यार करना कैसे बंद कर सका है। वो करीब आई, उसने धीरे से मेरे कंधों को थामा और सीधे मेरी आंखों में देखा। मुझे सच बताओ हासन, क्या सच में मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं बची है? मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जाहिर है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस दबे हुए थे, लेकिन जो प्यार कभी मुझे सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रखता था, वो शादी के उन 10 दर्दनाक सालों में ही मर चुका था। जो बचा था, वो उसके साथ एक और जिंदगी बिताने के लिए काफी नहीं था। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, आई एम सॉरी, लेकिन सच में हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं है। सोफिया ने मायूसी से अपना सिर झुका लिया। एक लंबे सन्नाटे के बाद उसने जबरदस्ती एक हल्की मुस्कान बिखेरी। कोई बात नहीं, अगर मैं वो औरत नहीं बन सकती जिससे तुम प्यार करते हो, तो तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। उसी पल आंटी लिंडा की आवाज मुझे रियलिटी में वापस ले आई। हम डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे, एक दूसरे के आमने सामने। अनजाने में ही मेरी नजरें सोफिया की तरफ चली गईं। मेरे सामने बैठी औरत उस सोफिया से बिल्कुल अलग थी जिसे मैं अपनी पिछली जिंदगी में जानता था। वो मैच्योर, एलिगेंट थी, और उसमें एक ऐसी वार्मथ थी जो पहले कभी नहीं थी। सोफिया ने मुझे चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, भगवान का शुक्र है वो अभी भी जिंदा है, आखिरकार सब कुछ बदल गया। अंकल डेविड ने मुस्कान के साथ अपना वाइन ग्लास उठाया। हासन, आज सोफिया का बर्थडे है, तुम हम सबकी तरफ से बर्थडे टोस्ट क्यों नहीं देते? मैं मुस्कुराया। मैंने सोफिया की तरफ अपना ग्लास उठाया और धीरे से कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी आज से शांति और सुकून से भरी होगी। तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो और तुम्हारे दिल की हर विश पूरी हो। मेरी बर्थडे विश सुनकर सोफिया कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर मुस्कुराई। उसने धीरे से अपने ग्लास को मेरे ग्लास से टकराया और कहा, तुम भी हासन, मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। अब से मैं हमेशा एक सबसे अच्छी बड़ी बहन बनकर दिखाऊंगी। जब हमारे ग्लासेस टकराए तो मुझे महसूस हुआ कि 10 लंबे सालों से जो जुनून मैंने उठा रखा था, वो आखिरकार गायब हो गया। डिनर वार्मथ और शांति के साथ खत्म हुआ। मेरी जिंदगी के 3 सबसे बड़े बोझ आखिरकार उतर चुके थे, और जो भारी वजन मेरे दिल को दबा रहा था, वो बस गायब हो गया। डिनर के बाद मैं ठंडी ताजी हवा का मजा लेने के लिए बालकनी में आ गया। कुछ ही पलों बाद मुझे अपने पीछे दबे पांवों की आहट सुनाई दी। सोफिया हाथ में शिकंजी का ग्लास लिए बालकनी की तरफ आई और उसने नेचुरल तरीके से वो मुझे थमा दिया। तुमने कहा कि तुम्हें अभी भी मेरा बर्थडे याद था। इस बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैंने उसे चुपचाप देखा। सिर्फ उसका बर्थडे ही नहीं था जो मुझे याद था, मुझे ये भी याद था कि उसे खट्टा टेस्ट सबसे ज्यादा नापसंद था। फिर भी वो हमेशा शिकंजी ही ऑर्डर करती थी। सोफिया अचानक सीरियस हो गई, फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। तुम अकेले इंसान हो जिसे अभी भी ऐसी बातें याद हैं। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के बगल में खड़े रहे। हम में से कोई नहीं बोला, लेकिन उस सन्नाटे में हजारों अनकहे शब्द छिपे थे। आखिरकार उसने धीमी आवाज में पूछा, हासन, अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई का एहसास थोड़ा पहले हो गया होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ अलग होता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसके हाथ से शिकंजी ली और एक ही सांस में पी गया। कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता। जिंदगी में कोई रीसेट बटन नहीं होता। सोफिया ने एक खट्टी मीठी मुस्कान के साथ अपना सिर झुका लिया। उस मुस्कान के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। इस घर में वापस आने के लिए थैंक्स। मैंने दूर तक फैले रात के आसमान को देखा। मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा शांत था। मैं एक बार फिर डॉली जाना चाहता हूँ। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। तुम अकेले? मैंने बस सिर हिलाया। हाँ, मैं अकेला। उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बस धीरे से मुस्कुराई और बोली, तो मुझे कुछ फोटोज भेजना। मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। उसके बाद हमने ज्यादा बात नहीं की। हम बस बालकनी में एक साथ चुपचाप बैठे रहे, शहर की लाइट्स को होराइजन तक फैला हुआ देखते रहे। 2 दिन बाद मैं डॉली के लिए निकल गया। उस सुबह जल्दी इगेरा लेक का पिघला हुआ पानी शीशे की तरह साफ दिख रहा था। लेक के किनारे खड़े होकर मैंने अपने रिफ्लेक्शन को देखा और एक ऐसी आजादी महसूस की जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। 10 साल पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये ट्रिप अकेले करूंगा। उस वक्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के नाम कर दी थी जिसने मुझसे कभी सच में प्यार नहीं किया। मैं हर दिन डर और अनसिक्योरिटी में जीता था, जब तक कि मैंने खुद को पूरी तरह से खो नहीं दिया। लेकिन अब मैं आखिरकार खुद के लिए जी रहा था। ट्रिप के दौरान मेरी मुलाकात कई नए लोगों से हुई। एक यंग लड़की ने मेरे साथ कुछ दिनों तक ट्रैवल किया। उसका नेचर काफी फ्री स्पिरिटेड था और उसकी आंखें ऑनेस्ट और जिंदगी से भरी हुई थीं। मुझे हैरानी से देखते हुए उसने पूछा, क्या आप एक प्रोफेसर हैं? सच कहूं तो आप बिल्कुल भी बोरिंग टाइप नहीं लगते। मैं हंस पड़ा। प्रोफेसर्स को भी ट्रैवल करने के सपने देखने की इजाजत होती है। उसने मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए मुझे चुपचाप ऑब्जर्व किया। आपके दिल में कोई कहानी छिपी है ना? मैंने इनकार नहीं किया। मैंने बस उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, शायद हो सकती है।
कुछ कहानियां पास्ट में ही छूट जाने के लिए बनी होती हैं। लगभग उसी टाइम सोफिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी मर्जी से कंपनी के सीईओ की पोस्ट छोड़ दी, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह से हैरान रह गए। सबने मान लिया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने दूसरों के लिए जीते हुए बहुत साल बिता दिए हैं, अब आखिरकार खुद के लिए जीने का वक्त आ गया है। इसके तुरंत बाद उसने कंपनी के अपने कुछ शेयर्स एक चैरिटेबल फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिए, जो उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को विदेशों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती थी जो हायर एजुकेशन का खर्च नहीं उठा सकते थे। उसके आसपास के सभी लोग इस बात से हैरान थे कि वो कितनी बदल चुकी थी। जब भी कोई उससे पूछता कि ऐसा क्यों, तो वो हमेशा एक ही जवाब देती, कुछ लोग जिंदगी भर आपके दिल में रहते हैं, लेकिन किसी को याद रखना और उसे पा लेना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। चुपचाप एक और साल बीत गया। उस दौरान मैंने कई इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और ऑफिशियली देश के लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक का मेंबर बन गया। मेरा करियर ऊंचाइयों पर था और मेरी जिंदगी को आखिरकार शांति मिल गई थी। सोफिया ने भी एक चैरिटेबल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट के रूप में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया। वो अब सोशल मीडिया पर कम ही दिखती थी। कभी कभार उसका नाम किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम या डोनेशन इवेंट के लिए न्यूज में आ जाता था, लेकिन बस उतना ही था। हम दोनों बिल्कुल अलग जिंदगियां जी रहे थे, हर कोई अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। एक विंटर में जब मैं प्लेन से ट्रैवल कर रहा था, मेरी मुलाकात अनपेक्षित रूप से एक पुराने दोस्त से हो गई। बातचीत के दौरान उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि सोफिया बहुत बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर दूर चली गई है, जबकि बाकी कहते हैं कि वो धीरे धीरे बिल्कुल तुम्हारी तरह बनती जा रही है। मैंने बिना कुछ कंफर्म या डिनाई किए बस एक मुस्कान दे दी। उस मोमेंट पर मुझे अचानक वो दिन याद आ गया जब वो हॉस्पिटल में मेरे बेड के पास आंखों में आंसू ली घुटनों के बल बैठी थी। हासन, जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं सच में कैसा फील करती हूँ। उस वक्त मैं उन शब्दों को सुनने के लिए बहुत गहरी नींद में था, और अगर मैंने उन्हें सुन भी लिया होता तो भी मुझे पता था कि मैं वापस नहीं लौटता। 5 साल बाद मुझे मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। लेक्चर खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम के बाहर एक छोटी सी बच्ची मेरे पीछे भागते हुए आई। प्रोफेसर हासन, उसने मुझे पुकारा। मेरी आंटी स्कॉलरशिप फाउंडेशन को स्पॉन्सर करती है, वो इसकी प्रेसिडेंट भी हैं। वो हमेशा कहती हैं कि आप ही वो इंसान हैं जो सबसे ज्यादा हेल्प डिजर्व करते हैं। मैं रुका और उसके बराबर झुक गया। तुम्हारी आंटी का नाम क्या है? बच्ची मासूमियत से मुस्कुराई। उनका नाम सोफिया है। मैं कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, फिर धीरे से उसके सिर को सहलाया। तुम्हारी आंटी बहुत ही कमाल की इंसान है। बच्ची धीरे से हंसी। वो कहती हैं कि आप भी वैसे ही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप उन सबसे स्ट्रांग और काइंड जेंटलमैन में से एक हैं जिनसे वो कभी मिली हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ गया। ठीक उसी मोमेंट पर एक स्नोफ्लेक धीरे से मेरे कंधे पर आ गिरा। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सफेद बर्फ के बीच चुपचाप एक लंबे ग्रे कोट में एक औरत खड़ी थी। सोफिया की आंखों में अभी भी वही शांत वर्म थी जो हमेशा रहती थी। उसने अपना हाथ उठाया, धीरे से मुस्कुराई और मुझे अलविदा कहते हुए चुपचाप हाथ हिलाया। फिर वो मुड़ी और दूर चली गई। इस बार वो मेरे पीछे नहीं भागी और न ही मैं उसके लिए रुका। हम एक दूसरे की जिंदगी में एक लंबे और कड़वे विंटर की तरह आए थे, लेकिन आखिरकार हम दोनों ने अपने जुनून, अपने पछतावे और उस प्यार को पीछे छोड़ने की ताकत ढूंढ ली थी जो कभी होना ही नहीं चाहिए था।